तो फिलीपींस के जहाज को टक्कर मार दिया चीन के जहाज ने। तो आप अगर वो मान लीजिए वो आ गया है फिलीपींस का जहाज, तो उसको वार्निंग दीजिए, माइक से अनाउंस करिए कि तुम हमारे बॉर्डर एरिया में घुस आए हो, वापस चले जाओ, हम तुमको चेतावनी देते हैं। और इस मामले को कूटनीतिक स्तर पर उठाइए। जो चीन के अधिकारी हैं उनको तलब करिए, उनके एम्बेसडर को तलब करिए कि देखिए तुम्हारा जो शिप है वो हमारे समुद्री इलाके में घुस आया था, तो इस तरह के हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी, आप इसको नियंत्रित करिए। तो इस तरह से जब आप इस तरह कहेंगे तो वो भी समझेगा कि हाँ, हो सकता है कि हमारा जहाज उनके समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। लेकिन टक्कर मारना, अब जहाज प्रवेश कर गया फिर अपने जहाज से तुम उसको टक्कर मार दे रहे हो, ऐसे सभ्य लोग नहीं करते हैं। सभ्य जो देश होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। और कानून भी ये नहीं कहता है कि आप समुद्र के जहाज को टक्कर मारिए। और हो सकता है वो डैमेज हो जाए, उसमें लोग हों, समुद्र में गिर जाएं। और मोट पानी का फव्वारा भी जहाज पर मारा गया, ये भी समाचार में देखने को मिला। तो ये चीन का स्वभाव है। देखिए, भले से आप मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हों, लेकिन छोटे छोटे देशों की संप्रभुता का सम्मान करिए। यदि आप छोटे छोटे देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको बड़ा देश नहीं माना जाएगा। ये छोटे छोटे देश आपके खिलाफ हो जाएंगे, जो चीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग। फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ये जो दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए देश हैं, ये जल्दी चीन पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि चीन की जो हरकतें हैं वह एक तानाशाह के रूप में है। एक अच्छे पड़ोसी के रूप में होना चाहिए कि कोई भी अगर मनमुटाव है तो उसको, कोई भी छोटी बड़ी समस्या है तो उसको बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, ऐसी जहाज़ों को टक्कर मारकर नहीं। तो भारत तो चीन से अभी भारत प्रधानमंत्री लौटे हैं और ये उनको भरोसा हुआ है कि जल्दी हम चीन से सीमा के विवाद को सुलझा लेंगे, लेकिन 1962 से अभी तक सुलझा नहीं है। और चीन पर इतना जल्दी विश्वास क्या हम कर सकते हैं? हमें नहीं लगता कर सकते हैं, क्योंकि चीन का स्वभाव ही ऐसा है, विस्तारवादी। ठीक है, अगर चीन का स्वभाव बदलता है तो अच्छी बात है, लेकिन जितना जल्दी हो सके हमको सीमा मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। चीन पर दबाव बनाना चाहिए कि हमारी ये प्राथमिकता है और अब आप अपना भी प्राथमिकता इसको रखिए। जो भी समस्याएं हैं, जिस पॉइंट पर भी समस्या है, कई सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं बॉर्डर पर, तो उसको सुलझा लिया जाए। बाकी ये सीओ में बहुत सारे देश आए थे, बहुत सारे देशों से द्विपक्षीय मीटिंग हुई। और दूसरा, भारत ने चीन से कहा कि हम ये जो हिंसा है, आतंकवाद है, इसको भी आप सपोर्ट मत करिए। तो चीन ने इसकी निंदा की। ये पहली बार है कि किसी वैश्विक मंच से चीन ने भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर सपोर्ट किया है। इसके पर जब यूनाइटेड नेशन में कुछ आतंकवादी संगठनों को बैन करने की बात हुई तो चाइना मुकर गया, वीटो कर दिया, बचा ले गया उस संगठन को। लेकिन अब चीन की नीति में बदलाव हुआ है और वो उनकी निंदा कर रहा है। तो निंदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको जो प्रायोजित करते हैं, जो उस संगठन, हिंसक संगठन को बढ़ावा देते हैं, उसको भी वैश्विक मंचों पर फटकार लगाना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए
कि आप इन संगठनों को प्रेरित न करें, उनको बढ़ावा न दें, क्योंकि आप कब तक किसी देश को हिंसा के द्वारा आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इस समय की मांग नहीं है, कभी भी मांग नहीं है कि लड़ाई झगड़ा द्वारा किसी चीज़ को सुलझाया जा सके। आपकी वही सोच है पुरानी वाली कि तुर्की ऑटोमन साम्राज्य, लड़ाई करो, लड़ाई भले से घोड़ा नहीं है, तलवार नहीं है, और बंदूक हो गया है, बम हो गया है, ड्रोन हो गया है, लड़ाई करना है लेकिन हथियार बदल गया है। तो वो सब छोड़िए, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग बातचीत करते हैं, डिप्लोमेसी लेवल पर बातचीत करके समस्या को सुलझाते हैं। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा, मानवता ही हारती है। तो मनुष्य की बचाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें बातचीत करना होगा। और हिंसक जो भी समस्याएं हैं, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच हो, भारत चीन के बीच हो, या विश्व में कहीं और देश, किसी और अन्य देशों के बीच हो, उसको केवल बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। आप बंदूक चलाएंगे, गोली चलाएंगे, तो आम मानवता ही पराजित होगी। और सरकारें इसलिए बनती हैं कि मानवता को बचाया जाए, मानवता का विकास किया जाए। लोकतंत्र में हो, चाहे लोकतंत्र न हो, चाहे कम्युनिस्ट शासन हो, चाहे राजतंत्र हो, किसी भी देश में यही उद्देश्य होता है, प्रजा की भलाई। लेकिन अब बंदूक चलाएंगे, तोप चलाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, केवल हथियारों से बातचीत करेंगे, तो मानवता पराजित होगी। जैसे रूस यूक्रेन में क्या हुआ, मानवता हार रही है, मानवता वहाँ मुश्किल में है। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो ये पीस की बात कर रहे हैं, आई एम पीस मेकर। अलास्का में इन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग की है, पुतिन ने भी उसकी सराहना की है। चलिए, किसी ने तो हिम्मत दिखाई बातचीत करने की। ये काम जेलेंस्की करना चाहिए था शुरू में। यूक्रेन के राष्ट्रपति को हम अपने पड़ोसी से बातचीत करें, ताकि ये 4 साल से हथियार चला रहे हैं लोग, इधर से भी उधर से भी। जेलेंस्की को इतना समझ नहीं है कि हम क्यों मानवता को हरा रहे हैं। हमारे सैनिक उसमें अब नुकसान हो रहा है, रूस के सैनिकों को नुकसान हो रहा है, दोनों देश के नागरिकों को नुकसान हो रहा है। तो इतना समझ नहीं है कि हम इस खून खराबे को, इस हिंसा को रोक दें, आपस में बातचीत करें आकर। शुरू में ही ये होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति बन जाने पर भी इतना समझ नहीं है कि राष्ट्रपति का काम लड़ना नहीं होता है। राष्ट्रपति का काम, प्रधानमंत्री का काम डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके, बातचीत करके उस मुद्दे को ख़त्म करना होता है, उसको और बढ़ाना नहीं होता। बंदूक चलाएंगे, हथियार चलाएंगे तो और बढ़ेगा, और तीसरा मजा लेगा, आनंद लेगा, तीसरा अपना उसमें अंगुली करेगा, हथियार देगा। यूरोपीय देश और अमेरिकी देश जो हैं उसमें हथियार देकर अपना पुराने हथियार खपा रहे हैं। जो पुराने गोदाम में पड़े हुए हथियार हैं वह यूक्रेन को दिया जा रहा है कि लो तुम अपना आत्मरक्षा करो। वह हथियार नहीं दीजिए ना, वह युद्ध 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। दोनों देश, भारत हमेशा कहता है रूस से चाहे चीन से कि छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, उसकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। यूक्रेन की अपनी संप्रभुता है, तो भारत रूस से कहा है देखिए ये शांति का, युद्ध का समय नहीं है, शांति का समय है। और आप, भारत रूस से कह देगा कि यूक्रेन का जो क्षेत्र है उस पर उसको तो यूक्रेन को दीजिए। भारत ये अपना मित्र है, रूस है, तो भारत एकदम बेबाक होकर रूस से बात करता है, किसी भी चीज़ पे संकोच नहीं करता है। और अमेरिका है, बेबाक होकर बातचीत नहीं करता है, तो कन्फ्यूजन पैदा करता रहता है। तो भारत रिक्वेस्ट करता है, बाकी रूस स्वीकार करे या न करे, भाई उसका बॉर्डर एरिया है, वो और यूक्रेन अच्छी तरह समझते हैं उस चीज़ को। भारत उसमें थोड़ी ज़्यादा समझता है। भारत ये कहता है, भारत का ही पक्ष है कि दोनों देश आए हैं, मिलें,
बातचीत करें, बस बातचीत के द्वारा ही हम किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो ये हम भारत चीन पर विश्वास इस समय बस यही विकल्प है, करना चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। और अगर कोई ऐसा फिर से हरकत होता है जैसे सैनिक झड़प होती है, तो फिर से चीन पर विश्वास करने लायक नहीं रह जाएगा। 7 साल में प्रधानमंत्री हमारे पहली बार गए हैं। एक ऐसा देश जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा देश जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा देश जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, एक ऐसा देश जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, एक ऐसा देश जो आपस में पड़ोसी हैं और उसमें 7 साल से बातचीत बंद न हो। कोई प्रधानमंत्री 7 साल से न भी आया, कोई राष्ट्रपति 7 साल से न आए, तो ये बहुत ही उस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, शुभ बात नहीं है। पड़ोसियों में ये जरूरी है कि हर साल आवागमन होता रहे, पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है। अभी इन दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की गई है, जो अच्छी बात है। डायरेक्ट फ्लाइट भी भारत से शुरू हो गई है चाइना के लिए, और चाइना ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी अनुमति दे दी है जो बंद था। तो विश्वास बढ़ रहा है, और अब धीरे धीरे चीन को समझ में आना चाहिए कि आप अकेले ही दूसरे देशों को फुसला कर, है ना, उनको आप उनका संसाधन इस्तेमाल कर लेते हैं, आप बड़े महान बन जाएंगे, बहुत विशाल देश बन जाएंगे, राज करेंगे। आप मान लीजिए बहुत अमीर बन भी गए, बहुत ज़्यादा आपके पास धन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो अकेले रह कर क्या करेंगे? मतलब अफ्रीका नहीं रह करके, अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं। आप लोग, चाइना ने बहुत सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अफ्रीका में, तो उन देशों का विकास नहीं होना चाहिए? केवल आप उसके रिसर्च को, आप उसके रेयर मिनरल को लेकर चले आ रहे हैं अपने देश में, लिथियम लेकर चले आ रहे हैं, कोबाल्ट लेकर चले आ रहे हैं, यूरेनियम लेकर चले आ रहे हैं अपने देश में। तो जहाँ से ला रहे हैं उन देशों का विकास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उन देशों का विकास, चाइना का यही नीति रहा है, केवल संसाधन लेकर चले आओ। जैसे अंग्रेजों का था कि भारत से और एशियाई देशों से जो संसाधन है उसको लेकर ब्रिटेन चले जाओ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो ड्रेन प्रवाह है, धन का प्रवाह है, पहले ब्रिटेन में होता था, अब चाइना में हो रहा है दूसरे देशों से। तो वो सब छोड़ देना, वो नीति अच्छी नहीं है। जिस क्षेत्र में जो खनिज है उस क्षेत्र में उस खनिज का विकास होना चाहिए, उस क्षेत्र का, उस देश का विकास होना चाहिए। और नहीं तो दोनों जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, जैसे चीन टेक्नोलॉजी देगा अफ्रीका को, तो चीन का भी 50% हिस्सा हो, 50% उस देश का भी हिस्सा हो, दोनों देशों का विकास हो। भाई हमने पैसा लगाया है और तुम्हारा संसाधन है, तो दोनों देश को बराबर हिस्सेदारी हो। नहीं कि हम उस देश को कुछ न दें, थोड़ा बहुत दें और पूरा संसाधन खींच के अपने चाइना में चले आए। अच्छा, चाइना विश्व का 67% लिथियम का जो प्रोसेसिंग है उसको, उसका कब्जा है। तो कैसे है? लिथियम उत्पादन, लिथियम से बैटरी बनाना, सेमीकंडक्टर बनाना, ऐसे कुछ मतलब रेयर जो खनिज है, दुर्लभ खनिज है, उनसे कंप्यूटर से संबंधित चीज़ बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ बनाई जाती है। जो मिसाइल में इस्तेमाल होते हैं सेंसर, वो सब बनाए जाते हैं। मिसाइल में जो चिप लगाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर में जो चिप लगाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। तो आप 67% दुर्लभ खनिजों पर आपका विश्व में कब्जा है। तो क्या बताइए, ये आपके देश में हुआ है क्या? आपके देश में केवल चीन में थोड़ी होता है। आपने अफ्रीका से लाया है, आपने लैटिन अमेरिकी देशों से लाया है, तो क्या उन देशों का विकास नहीं होना चाहिए? मान लीजिए आप बहुत टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, आप बहुत सभ्य देशों में हैं, तो सभ्यता क्या कहता है? केवल अपना ही विकास करिए, अपना स्वार्थ करिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी है, धरती है, सबका इस पर अधिकार है। अब ये नहीं कि आप थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं तो दूसरे देशों को दबा देना, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दूसरे देशों को गुस्सा बढ़े तो आपको ही दबा दें मिलकर। क्योंकि एक शेर को भी
10 लकड़बग्घे परेशान कर सकते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में। तो लकड़बग्घे छोड़िए, एक शेर को 10 CR परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। कोई भी देश महान तब बनता है जब सबको साथ लेकर चले। सभी 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 देखिए, सभी देशों की भलाई करे। देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है और छोटे छोटे देश इसके परिणाम को उन पर असर पड़ेगा। जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे मॉरिशस है, मालदीव है और प्रशांत महासागर के अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं। ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? बड़े देश, जिन्होंने कार्बन का बहुत बड़े पैमाने पर उपभोग किया है। औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक अमेरिका, चीन, ये जो 2 बड़े देश हैं, ये कार्बन का सबसे बड़े इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो आज इसके परिणाम कौन भुगतेंगे? छोटे छोटे देश। वही उनके ही डूबने का खतरा है। जो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो उनको ही नुकसान होगा। तो सभी देशों को जो भी एक्टिविटी करिए वो अपना भी भलाई हो और उससे दूसरे की भी भलाई हो। अमेरिका इसी नीति पे अभी चल रहा है कि हम ही सुपर पावर बने रहें, और जो छोटे देश हैं, अभी वेनेजुएला, कोलंबिया में थोड़ी बहुत झड़प चल रही है। तो अमेरिका ने तुरंत अपना युद्धपोत वेनेजुएला के बॉर्डर के पास भेज दिया है। युद्धपोत मतलब लड़ने वाला जहाज। क्या जरूरत है युद्धपोत भेजने की? आप तुरंत उसके जो वेनेजुएला के चाहे कोलंबिया के जो राजदूत हैं आपके देश में, उनको तलब करिए, बुलाइए कि देखिए आप लोग लड़ाई मत करिए, जो भी बातचीत है उसको डिप्लोमेसी लेवल पर सुलझाइए। अगर नहीं हो पा रहा आप दोनों से तो तीसरा हम उसमें ब्रोकर का काम कर देते हैं, मीडिएटर का काम कर देते हैं, मध्यस्थता कर देते हैं। ये बड़े देशों की पहचान होती है। ये नहीं कि युद्धपोत भेज दें, डरवाएं। युद्धपोत भेजने का क्या मतलब है? डरा रहे हैं आप वेनेजुएला को, और मान लीजिए डर भी जाता है तो डर का माहौल मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। आज वो डर रहा, कल आपको डराएगा, कहीं पा जाएगा। तो ये डराने वाला बात नहीं होना चाहिए। वो आप उसको विश्वास दिलाइए कि डिप्लोमेसी सबसे अच्छी चीज़ है। बातचीत करिए, कोलंबिया और वेनेजुएला आपस में विश्वास बढ़ाइए। युद्धपोत भेजना अच्छी बात, ये अच्छा संकेत नहीं है। तुरंत उसके राजदूत को बुलाइए, तलब करिए। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल वाला रिजर्व वाला देश है, जिसके पास सर्वाधिक, सऊदी अरब से भी ज़्यादा है वेनेजुएला के पास, और बहुत ज़्यादा दुर्लभ खनिज भी है वेनेजुएला के पास। तो बहुत सारे देश उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो कोलंबिया वेनेजुएला को सबसे पहले अपना समझदारी दिखाते हुए जो भी डिस्प्यूट हैं उसको आपस में सुलझाना चाहिए, ताकि तीसरा देश उसमें उसका लाभ न प्राप्त करे। जैसे अमेरिका अपना युद्धपोत भेज दिया। अगर कोलंबिया वेनेजुएला समझदार होते तो आपस में डिप्लोमेसी लेवल पर, कूटनीति स्तर पर बातचीत करके उस मामले को सुलझा लेते। तो भारत का पक्ष ये हमेशा रहा विश्व में कि कोई भी मामला हो वो बातचीत के दौर, एक दौर में नहीं होता, 2 दौर में नहीं होता, 3 दौर में नहीं होता, 10 दौर में, 20 दौर में, जितने भी दौर में हो, हम केवल बातचीत करें। बातचीत कूटनीति का स्तर पर। अब देखिए सब लोग शिक्षित होते हैं, समझदार भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो सब चीज़ों को समझते हैं। नहीं समझते तो जैसे हम बातचीत करेंगे तो समझ बढ़ती जाती है। जब कन्वर्सेशन होता है 2 पढ़े लिखे लोगों के बीच, तो दोनों लोगों की समझ बढ़ती जाती है। तो इसलिए मीटिंग की जाती है। ACO की मीटिंग हुई तो कुछ निकल कर सामने आया ना कि क्या गलत है, क्या सही है। हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। यूनाइटेड नेशन के जो मुखिया हैं, एंटोनियो गुतरेज, जो भी ACO की समिट चीन हुआ था उसमें चीन गए थे, तो उनको हमेशा बुलाया जाता है, चाहे ब्रिक्स का समिट हो, चाहे, क्योंकि वो मुखिया हैं यूनाइटेड नेशन के। और यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे रेजुलेशन मानवता से संबंधित, विकासात्मक से संबंधित पास होता है, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे जलवायु परिवर्तन से मामला हो। तो इसीलिए उनको बुलाया जाता है।
तो भारत चीन पर विश्वास इसमें भारत को करना चाहिए, और लेकिन आंख मूंद कर नहीं, और उस पर चीन पर एकदम नज़र बनाए रखना चाहिए। और उसका प्रगति जो है सीमा जो मैकेनिज्म बना है, जो उसका एक क्रियाविधि बनी है, उस क्रियाविधि को कैसे हल किया जाए, मतलब कैसे उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ये भारत को करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इस चीन पर इसमें इसी समय भरोसा इस समय तो कर सकते हैं अभी, क्योंकि चीन का रुख बदला हुआ है और उस पर भी टैरिफ लगा है। और कई सारे चीन के प्रोफेसर लोग जो पढ़ाते हैं विदेश में, उन्होंने इसका स्वागत किया है। कुछ की आंखें नम हो गई हैं कि भारत चीन दो महान शक्तिशाली देश मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है।